हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आपको पता है हम लोग 750 MCQs की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से आज हमारा 11वां पार्ट है और टॉपिक है हमारा NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। तो आज के इस वीडियो में NCF 2005 पढ़ेंगे। पिछले 10 वीडियो नहीं पढ़े हैं जिसमें हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। क्या करना है आपको? लाइक करना है। लाइक वाला बटन जो है आपको दबाना है खाली, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, NCF 2005। पहला बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बिना बोझ के शिक्षा कौन बात करता है कि बिना बोझ के शिक्षा देनी चाहिए। ये नहीं जो है किताबों का बोझ जो है बच्चों पर लाद देना चाहिए। तो ये कहता है NCF 2005, ठीक है। RT एक्ट 2009 कब लागू हुआ था भारत देश में? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था और भारत RT एक्ट लागू करने वाला 135वां देश था, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। बाकी बिना बोझ की शिक्षा NCF 2005 कहता है। NCF 2005 पर कार्य किसकी अध्यक्षता में किया गया? प्रोफेसर रामचंद्र गुहा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, प्रोफेसर यशपाल, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो NCF 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 पर जो है प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में कार्य किया गया था, ठीक है। पूछा जाएगा कि NCF 2005 की समिति जो है किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? तो प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में बनाई गई थी। अगला आपका प्रश्न है, NCF 2005 का सिद्धांत निम्न में से नहीं है। रटंत प्रणाली से छुटकारा, सर्वांगीण विकास पर जोर, देश के लिए चिंतन का विकास, ज्ञान को विद्यालय तक सीमित रखना। तो देखिए, NCF 2005 के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। कौन कौन से? ज्ञान को विद्यालय तक सीमित ना रखना, यानी उसको जो है बाहर तक ले जाना। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से स्वतंत्र करना। सर्वांगीण विकास तीसरा, परीक्षा को अधिक लचीला बनाया जाए। देश के लिए चिंतन का विकास। ये 5 सिद्धांत हैं किसके? NCF 2005 के। ये रट लीजिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है? रटंत प्रणाली से छुटकारा ये तो है। सर्वांगीण विकास पर जोर बिल्कुल है, यानी बच्चे के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाए, NCF 2005 कहता है। देश के लिए चिंतन का विकास ये भी है। ज्ञान को विद्यालय तक सीमित रखा जाए, ये नहीं है। ज्ञान को जो है बाहरी जो वातावरण है, बाहरी समाज है, उससे भी जोड़ना है, ना कि विद्यालय तक सीमित रखना है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। NCF 2005 का सुझाव नहीं है, यानी कौन सी चीज़ जो है NCF 2005 नहीं बताता है। पुरस्कार ना दिया जाए, पूर्व ज्ञान का उपयोग, पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर जोर, रोजगार परक शिक्षा। तो देखिए, पुरस्कार ना दिया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो यही सुझाव नहीं है। मतलब बच्चे को समय समय पर जो है पुरस्कार देते रहना चाहिए। इसीलिए आपका पहला वाला ऑप्शन जो है प्रश्न के अनुसार सही होगा कि NCF 2005 का यह सुझाव नहीं है। बाकी पूर्व ज्ञान का उपयोग बिल्कुल करना चाहिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं बिल्कुल करनी चाहिए, रोजगार परक शिक्षा जरूर देनी चाहिए। ये कौन कहता है? NCF 2005। अगला है NCF 2005 का सुझाव है। देखिए, ये इस प्रकार के प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके से, उसी तरीके से मैंने जो है प्रश्नों को रखा है और सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे NCF 2005 के। NCF 2005 का सुझाव नहीं है। जीवन से ज्ञान को ना जोड़ना, करके सीखने पर जोर, पूर्व ज्ञान का उपयोग ना करना, संवैधानिक मूल्यों के विकास पर जोर ना देना। तो करके सीखने पर जोर जो है NCF 2005 देता है। बाकी कोई भी ऑप्शन आपका इसमें सही नहीं है, यानी आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो प्रश्न है भैया, NCF 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधार को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक,
या दूसरा विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, या तीसरा प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, या ये सभी। तो देखिए एनसीएफ 2005 कहता है कि परीक्षा को अधिक लचीला बनाया जाए तथा कक्षा 10 की परीक्षाएं ऐच्छिक की जाएं। इसी वजह से आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। अगला एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है, भौतिक संसाधनों को नहीं दिया गया है, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को या बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संचरित अनुभवों को, या चौथा बालकों के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधारों को। तो भैया कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम के शीर्षक के अंतर्गत बालकों के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, इसी वजह से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपका डी सही होगा। देखिए इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्धारण छात्र की मानसिक क्षमता में आयु वर्ग को ध्यान में रखकर किया जाना है। ठीक है, इसी वजह से आपका डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला एनसीएफ 2005 का सिद्धांत नहीं है, बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है, पढ़ाई को रटंत विद्या से मुक्त करना है, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना ये नहीं है, बच्चों को बहुमुखी विकास के अवसर प्रदान करना है। देखिए अंग्रेजी भाषा में नहीं शिक्षा देना है, मातृभाषा में शिक्षा देना है। ये कौन कहता है? एनसीएफ 2005। ठीक है, तो इसी वजह से आपका सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? समावेशी, एकीकृत, विशेष या नियमित? समावेशी शिक्षा को देखिए ये क्या करता है, मतलब प्रोत्साहित करता है, सभी को समान शिक्षा देना। अगला एनसीएफ 2005 में बहुभाषाओं को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूट जाए, यह बालक को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। ये सभी, तो क्या होगा? ये सभी वाला सही होगा। देखिए यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। बिल्कुल भैया, जब बहुभाषा को संसाधन माना जाएगा ना भैया, अगर बहुभाषा को अवरोध या समस्या मान लिया जाएगा तो जो भी बच्चा हमारे क्लास में पढ़ने आएगा वो सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। भाई उसको दिक्कत होगी कि भैया यहाँ जो है तो हमेशा इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है, हिंदी की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, या कोई भी भाषा है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, तो बच्चा जो है क्या करेगा? असुरक्षित महसूस करेगा। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, यह बालक को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहित करेगा। बहुभाषा संसाधन के रूप में समर्थन इसीलिए दिया गया है। तो इसी वजह से आपके चारों मतलब 3 ऑप्शन ऊपर के यानी ये सभी सही होंगे। अगला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में बच्चों को दाखिला देना चाहिए? जिन बच्चों को देखने में समस्या, यानी जो बच्चे देखने में समस्या होती है उन्हें किस प्रकार के स्कूलों में भेजना चाहिए? नियमित विद्यालय, विशिष्ट विद्यालय, समावेशी विद्यालय या एकीकृत विद्यालय? देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार किसी भी बालक जो शारीरिक रूप से कम सक्षम है उन्हें सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षा देनी चाहिए, यानी समावेशी विद्यालय। ठीक है, जो बच्चे जो है देखने में उनको दिक्कत है, कुछ समस्या है, ज़्यादा नहीं, ये नहीं जो है बिल्कुल ब्लाइंड है वो नहीं, वे बालक जो वस्तुओं को देखने में कुछ उनको समस्या है, ठीक है, तो उनके लिए समावेशी विद्यालय आवश्यक है। पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, कक्षा में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पठन पाठन में शिक्षक को क्या करना चाहिए? जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, एनसीएफ 2005 का सिद्धांत नहीं है, रटंत विद्या दूर प्रणाली बिल्कुल है, सर्वांगीण विकास ये भी है, देश के लिए चिंतन ये भी है। इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से आपका कोई भी ऑप्शन प्रश्न के अनुसार सही नहीं होगा। एनसीएफ 2005 का सिद्धांत नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। रटंत विद्या को दूर करना है, बच्चे के सर्वांगीण विकास को लाना है, देश के लिए चिंतन करना है। ठीक है, ज्ञान को केवल विद्यालय तक सीमित ना रखा जाए,
परीक्षा को अधिक लचीला बनाया जाए, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक बनाई जाए, ये जो है आपके 2005 के सिद्धांत हैं, इनमें से कोई नहीं होगा। प्रगतिशील शिक्षा के जनक निम्न में से कौन है? स्किनर, रूसो, जॉन डीवी या रैगनर? तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं जॉन डीवी महोदय। ठीक है, 2005 के महत्वपूर्ण सुझाव में से नहीं है। खेल को महत्व देना है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, उपचारात्मक शिक्षण है, परीक्षा का डर दूर ना करना। तो भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एनसीएफ 2005 कहता है कि भैया बिना बोर्ड के शिक्षा दी जाए, और आप कह रहे हैं कि परीक्षा का डर दूर ना किया जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसी वजह से आपका डी वाला ऑप्शन जो है प्रश्न के अनुसार सही होगा। तो छोटा सा टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाकी 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा मॉक टेस्ट होगा। देखेंगे 250 क्वेश्चन में जो भी मैंने आपको पढ़ाए हैं आप कितना सही कर पाते हैं, और इन्हीं 250 क्वेश्चंस में से मैं आपको मॉक टेस्ट दूंगा। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।